बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से डील ऑफ़र हुई है या डील ऑफ़र नहीं हुई, तमाम सियासी जमातें अगर देखें तो वो अपने अपने हिसाब से एक सियासी बिगल है मुसलसल बजाए चले जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा था कि इमरान खान साहब को एक नहीं 2 मरतबा डील ऑफ़र की गई है, लेकिन फैसल वाउडा साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के ज़रिए उन्होंने पूछा कि डील अगर हुई है ऑफ़र तो कब, कहाँ और कैसे हुई है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो चीज़ें हाँ में थी वो सारी नाम में बदल गई और फिर कहा गया कि इमरान खान साहब को डील ऑफर नहीं हुई, मां सिवाय नवंबर के अंदर 26 नवंबर को जो एहतजाज करने की कोशिश की गई। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो एहतजाज की हो रहे थे या धरना देने की बात की जा रही थी, उस पर सुहेल खान अफरीदी साहब ने कहा है कि हम एक रिहाई फोर्स बनाने जा रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, और क्योंकि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब इस बयान के बाद हुकूमत भी सीख पा हुई है, उन्होंने भी जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर आपने उंगली टेढ़ी करने की कोशिश की तो ये उंगली तोड़ दी जाएगी। अब मसला ये है कि एक तरफ सख्त मुज़ाहमत का पैगाम जा रहा है, लेकिन क्या इस पैगाम के साथ इमरान खान साहब या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए रास्ता हमवार हो पाएगा। अभी से कुछ देर पहले एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक तो कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी गई, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि मुफाहमत की कोशिश करनी चाहिए, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा जो हैं वो रह चुके हैं। अब जो एहतजाज किया गया उसमें यह था कि इमरान खान साहब की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। वो डिमांड्स तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन इज़हार इत्मीनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक हो गया, धरने ख़त्म हो गए, एहतजाज ख़त्म हो गया, लेकिन इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा जो हैं उनके खदशात अभी भी बरकरार हैं। पार्टी के अंदर चल क्या रहा है और किस तरह से ये अपनी स्ट्रैटेजी को तरतीब दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो इस बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर, आप ये हमें बताइएगा कि जब से सुहेल खान अफरीदी साहब ने ये रिहाई फोर्स बनाने की बात की है, इस रिहाई फोर्स का मकसद क्या होगा? मतलब जो बयानात आ रहे हैं उंगली टेढ़ी करने के, तो ये उंगली टेढ़ी किस तरीके से की जाएगी? ये उनका अपना ज़ाती मौक़िफ़ है या पूरी पार्टी इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सुहेल अफरीदी साहब के कहने से पहले हमें इसका बिल्कुल इल्म ही नहीं था। उन्होंने बात की है, जाहिर है उनको खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का टास्क दिया है और उन्होंने शायद उसी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। शायद उनका मकसद ये है कि वो जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं वो शायद इस तरह की एक अलग फोर्स बनाकर वो स्ट्रीट मूवमेंट तेज कर सकते हैं, लेकिन उस पर बड़ी वो तनकीद भी हो रही है और पार्टी के अंदर भी काफ़ी लोग उनकी ख्वाहिश नाखुश हैं। वो ये समझते हैं कि फोर्स का नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यूथ भी है, ISF भी है। बहरहाल ये एक डिबेट चल रही है, लेकिन आई थिंक के सुहेल अफरीदी साहब ने बात की है। अब देखना ये है कि पार्टी उस पे क्या, क्योंकि पार्टी के अभी तक फाइनल डिसीजन पार्टी की तरफ से नहीं आया है और ना ही सुहेल अफरीदी साहब ने अभी तक इसकी कोई इस तरह क्लियर वजाहत की है कि इसका मकसद क्या होगा, ये कौन सी फोर्स होगी। आई थिंक कि हमें किसी फोर्स की तरफ जाने की बजाय अपने पार्टी को मुतहद करने की जरूरत है। ठीक है। इस पर जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं उनको एक करने की जरूरत है और खान साहब के लिए रिहाई के लिए हमें संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। और मेरा ज़ाती राय ये है कि हम सब 2 ऑप्शन इस्तेमाल करें और दोनों के पैरेलल चले। एक तो ये कि मुफाहिमत का रास्ता क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है मुफाहिमत के। अगर मुफाहिमत में कोई गुंजाइश है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। किसी के प्रेशर में नहीं आना है कि जी सोशल मीडिया क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा। हमें खुलकर बात करनी होगी। अगर मुफाहिमत के रास्ते बंद है तो फिर हमें मुजाहिमत करनी होगी। ठीक है, लेकिन कतई कलामी के माफी शौकत यूसुफजई साहब, लेकिन इमरान खान साहब का हमेशा से, जब से वो सियासत का हिस्सा हैं, हमेशा से उनका मौक़िफ़ रहा है कि सियासत के अंदर जो तशद्दुद है उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। रिहाई फोर्स के ऊपर इसलिए क्वेश्चन है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन बात है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं। जब आपकी गुफ्तगू में भी रिहाई फोर्स को लेकर शायद के अल्फाज आएंगे और इससे ये तासुर उभरता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सब अच्छा नहीं है। लीडरशिप के आपस में भी बाहमी इत्तेफाक के साथ फैसले ना अनाउंस होते हैं ना डिसाइड होते हैं। क्या आप मुत्तफिक होंगे मेरी इस बात से?
नहीं, मैंने तो कहा है ना कि इसमें अभी कोई मशावरत नहीं हुई है। जो फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सीएम साहब की, तो हो सकता है उनके अपने उन्होंने कहीं मशावरत की हो अपने चंद करीबी साथियों के साथ, लेकिन जो पार्टी के साथ मशावरत है वो अभी मुकम्मल नहीं हुई, मैंने ये कहा है। और हो सकता है उनकी बात दुरुस्त हो, उसका कोई अच्छा नतीजा निकल सके, लेकिन मैं जाती राय मेरी थी जो मैंने आपको बताई, कि मैंने खुलकर बताया कि हमें किसी फोर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर हैं, और अब तक जो पार्टी का वो है स्ट्रगल है, वो बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रगल है कि आपको पता है कि जो लोग हमें ताने देते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जी हमने बड़ी तीर मारा है, तो क्या क्या है, भुट्टो साहब को भी तो फांसी हो गई थी ना, उन्होंने तो क्या कोई जेल तोड़कर निकाला था उनको। एक सियासी स्ट्रगल होती है ना, सियासी स्ट्रगल होनी चाहिए, और हम सियासी स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर मुफाहमत का रास्ता निकलता है तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है। हम सबको ये सोचना चाहिए, इस वक्त जो हुक्मरान है उनकी आंखें बड़ी उस आसमान पे हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि मुल्क चल नहीं रहा है उनसे। आप देखें, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो मुल्क तो नहीं चल रहा। आम आदमी को तो 1 रुपए का रिलीफ नहीं मिल रहा। मुफाहमत के लिए जो कोशिशें शौकत साहब हुकूमत दावा करती है, इस पे तो दावा करती है बाकायदा कि मुफाहमत की कोशिशें हुकूमत की सतह पर की गई हैं, बातचीत के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई ना कोई शख्सियत जो है वो हमेशा आड़े आती रही और बात जो है वो बातचीत तक पहुंच ही नहीं पाई। ये देखिए, हुकूमत अभी 2 काम कर रही है। एक तो ये कि इमरान खान को जितनी अजियत पहुंच सकती है वो पहुंचा रही है। दूसरा ये कि वो पार्टी के अंदर तफरीक डालने की कोशिश कर रही है। कभी अलीमा खान साहिबा का नाम ले रहे हैं कि जी उन्होंने वेटो कर दिया, कभी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात की बात हो रही है। बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। अलीमा खान साहिबा हमारे काबिल एहतराम है, इमरान खान की बहन है, वो क्यों मुदाखलत नहीं करेगी, वो क्यों नहीं पूछेगी। अब मैं सिंपल सी बात है, जब नवाज शरीफ साहब जेल में गए थे तो कुलसुम नवाज और मरियम बीबी नहीं निकले थे, अल्लाह बख्शे कुलसुम नवाज साहिबा को, वो भी तो निकली थी ना सड़कों पे। तो ये कहना कि जी वो क्यों सियासत में आए या वो सियासत करें, सियासत नहीं है भाई। इमरान खान की बहनें हैं, वो अपने भाई को बचाने की अपनी जो कोशिश है वो कर रही हैं, और उससे पार्टी को फायदा हो रहा है। पार्टी को मतलब एक किस्म का बूस्ट मिल रहा है कि उनकी बहनें उनके साथ खड़ी हैं। तो आई थिंक हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है। हुकूमत दोगली पॉलिसी अपनाई हुई है, क्योंकि अगर मुल्क के हालात को देखें तो उनको फौरी तौर पर इमरान खान की सियासत पे नहीं खेलना चाहिए था। इनको फौरी तौर पे उनको चाहिए था कि वो जो उनके मालिक जी ने उन पर रसाई देते, उनकी बहनों को रसाई मिलती उनको। लेकिन लगता है कि हुकूमत कोई चीज छुपा रही है। आई डोंट नो क्या छुपा रही है, क्या हो सकता है। अगर शौकत यूसुफ साहब हुकूमत के ऊपर आपको, हुकूमत या हुकूमत के जो अमल है उसके ऊपर अगर आपको शकों को शुबहात हैं, तो फिर ये इत्मीनान का इजहार किस तरह से किया गया इमरान खान साहब की सेहत को लेकर? ये जो धरने या एहतजाज खत्म किया गया, ये किन बुनियादों पर आप लोगों ने किया? फिर बिल्कुल नहीं किया गया, ये बिल्कुल गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। जो धरना खत्म किया गया वो रमजान के पेश नजर किया गया है कि इसके साथ कोई और हिकमत अमली बनाई जाएगी, और बाकी जो है इत्मीनान किसी ने नहीं किया है। जो जिन डॉक्टरों से बात हुई है वो भी टेलीफोन पे उनको बताया गया है। तो अब टेलीफोन बताना और खुद देखकर प्रेजेंट होना बहुत फर्क है, डिफरेंस है। ये गलत बात है कि जी वो उन्होंने तो कहा कि जी हमें टेलीफोन पे बताया गया, जो बताया गया वो तो ठीक है, लेकिन अब ये हुआ है या नहीं हुआ इसका हम नहीं कह सकते। तो ये तो मुतमईन होना नहीं हुआ ना। ठीक है, अभी हमारे तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक एक तो रिहाई फोर्स जो है इसको भी मुस्तरद कर दिया है। जो आपके सीनियर रहनुमा हैं, बहुत सारे अपोजिशन लीडर के भी इसके अंदर रहनुमा शामिल हैं, और सीनियर लीडरशिप ने भी इसको जी कहा जी कि हम मुस्तरद कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि स्ट्रैटेजी क्या है? रमज़ान की हद तक आप लोग रुके हैं, ईद के बाद जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी हम ईद के बाद निकल रहे हैं, ईद उल फितर के बाद, तो पीटीआई भी किसी सतह पर सोच रही है कि हम भी ईद उल फितर के बाद निकलेंगे, और एन मुमकिन है कि जॉइंट वेंचर हो जाए, एक साथ मिलकर आप लोग निकल आए? देखिए, वो जॉइंट वेंचर का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कि ये पार्टी के अंदर ये बात हो रही है कि जी हुकूमत हमारे साथ डाच खेल रही है और इमरान खान की आंख पे सियासत हो रही है, और खुदा न ख्वास्ता उनकी अगर दूसरी आंख पे भी ये मसला बना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब संजीदगी के साथ पार्टी सोच रही है कि जी अगर तहरीक चलानी है तो फिर भरपूर तहरीक चलानी होगी, फिर पूरे मुल्क से लोगों को निकालना होगा, पूरे मुल्क के लोग। अभी तो ये था ना कि किसी पार्टी लीडर की तरफ से अभी तक ऐलान नहीं हुआ कि जी निकले आप,
ये जो धरने थे लोगों ने खुद ही किए थे, यहाँ पे लोकल सिर्फ एमपीएस एमएनएस को बुलाया गया था। तो आई थिंक कि फिर ये चीजें मुश्किल हो जाएंगी और फिर हुकूमत के लिए भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि अगर इमरान खान के साथ मुआलजीन उनके मिल जाते हैं, उनकी फैमिली को रसाई हो जाती है, तो इसमें क्या बुराई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इन्हीं कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे अहम इंकशाफात अली अमीन गंडापुर साहब भी करके गए हैं। वो इमरान खान साहब से मुलाकातों का मामला हो या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काविशें हों, तो उसके ऊपर तो वो कहते हैं कि मैंने हाथ जोड़ जोड़ के सबसे कहा कि भाई पहले इमरान खान साहब को निकलने दो, बाकी चीज़ें बाद में हो जाएंगी। उनके बयानात में कहूँ या इल्ज़ामात कहूँ, वो उनसे आप कितने मुत्तफिक हैं कि गंडापुर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं जो वो बातें करके गए हैं? देखिए ये तो उनको पता होगा, क्योंकि मैं तो इतने करीब नहीं था। देखिए लेकिन आप पार्टी का बहुत बड़ा नाम है शौकत यूसुफी साहब, बहुत पुराने साथी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया, लेकिन ये कि मुझे उन्होंने जब बात की, वो सीएम रह चुके हैं, जाहिर है वो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। उन्होंने जाहिर है कुछ कहा होगा, जो भी किया है वो कहा है उन्होंने, दुरुस्त कहा होगा, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैं ना उसको गलत कह सकता हूँ ना ठीक कह सकता हूँ, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ये यहाँ तक पता है कि 2-3 दफा जो है वो खान साहब को ऑफर हुई है, डील की ऑफर हुई है, लेकिन वो डील उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। उनसे कहा गया कि जी आप बनीगाला चले जाएं और इस हुकूमत को चलने दें और इस हुकूमत के खिलाफ आप आवाज भी ना उठाएं। ये वो डील है माजरत के साथ शौकत साहब, ये वो डील है जो नवंबर के एहतजाज के दौरान दी गई थी या उसके बाद ये कोई डील ऑफर हुई है? के दौरान भी दी गई थी और अगस्त में भी दी गई थी। अच्छा। और उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह नहीं निकलना चाहता, मैं जो अगर बाहर मैंने आना है तो आप जाली मुकदमात खत्म करें और मैं अदालतों के जरिए बाहर आना चाहता हूँ। खान साहब का यही, और आज भी उनका यही मौकफ है कि मैं सिर्फ अदालती फैसले से बाहर आना चाहता हूँ, किसी डील के जरिए बाहर नहीं आऊंगा। ठीक है, यानी कि हर वो कोशिश जो डील के जुमरे में आएगी इमरान खान साहब उससे सहमत नहीं होंगे, मुत्तफिक नहीं होंगे। अभी एक कौमी हुकूमत की तजवीज भी दी गई है। मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, बैरिस्टर सैफ थे, दीगर लोगों ने बैठ के जो है वो ये बात की है कि जो हीटअप हो गया है मामला पॉलिटिकली इतना ज्यादा, ना तो पीटीआई को कुछ हासिल हो सका इतने बड़े अरसे में, ना हुकूमत कुछ बहुत बड़ा कोई अपना गोल स्कोर कर सकी है। तो कौमी हुकूमत की जो बात है उसके लिए क्या आप लोग तैयार होंगे? कौमी हुकूमत अब से पीटीआई बाहर है ना, बाकी तो सारे हुकूमत में मौजूद है, इनसे तो पाकिस्तान नहीं चल रहा है। आपके पास भी तो केपी का सूबा है यूसुफ साहब, आपके पास कौमी तो हुकूमत केपी है। कोई मसले का हल नहीं है। मसले का हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है, जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए ताकि मुल्क आगे बढ़े। देखिए इस वक्त आपकी तिजारती खसारा है वो कितना बढ़ चुका है, हाफ से भी ज्यादा हो गया। आप देखें ना कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो तो हाफ रह गई है, इम्पोर्ट आपकी बढ़ गई है। तो आपको तो और कारखाने बंद हो रहे हैं, 150 के करीब कारखाने बंद हुए हैं पंजाब के अंदर, 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। और जब तिजारती खसारा आप पूरा नहीं कर सकते तो आप मुल्क को कैसे चलाएंगे? कर्जों पे तो मुल्क नहीं चलता। 80,000 अरब से ज्यादा कर्जा आपने ले लिया, तो मुल्क किसके सहारे पे आप छोड़ रहे हैं? गरीब बेचारे लोग बाहर बैठे, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कारोबार नहीं है, तो महंगाई हद से ज्यादा है। सोलर का बात हुई और सोलर पे भी आपने टैक्स लगा दिया, मतलब कोई चीज आप छोड़ नहीं रहे हैं कि लोगों की कोई सहूलत मिले लो आम आदमी को। तो लोग इस तरह मुल्क नहीं चलते। अच्छा फिर जब अमन की सूरत हाल खराब हो, जब आपके रूल ऑफ लॉ नहीं हो मुल्क के अंदर, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। बिल्कुल ठीक। यहाँ लोग अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के बाहर चले गए। आप किस उसमें रह रहे हैं कि जी हम तो बड़े एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं? कर्जों पे तो एशियन टाइगर नहीं बन सकते मेरे भाई। अब एक आखिरी सोल्यूशन यही है शौकत साहब के किसी तरह इमरान खान साहब को एग्री किया जाए कि वो कोई दरमियानी रास्ता निकाल के ये सिस्टम का पहिया चलने दें। तो ऐसे सूरत में फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं खान साहब को मना सकता हूँ। वो हमेशा से ये दावा कर रहे हैं, वो आज भी उन्होंने कहा खान साहब को मैं मना सकता हूँ। अगर वो मना सकते हैं तो क्या आप लोग ये ऑप्शन इख्तियार करेंगे कि भाई चौधरी साहब को आगे भेजते हैं कि जाएं आप मना लें? हमें तो पहली बात ये कि हमें छोड़े तो सही ना। 2 दफा मेरा नाम आया, हमें तो छोड़ा ही नहीं मुलाकात के लिए। मुलाकात होगी तो बात बनेगी। देखिए ये फवाद चौधरी साहब ने ही तो उनको मनवाया था ना कि जी असेंबलियां तोड़ दें जी। मैं तो इसका मुखालिफ था, मैं तो नहीं चाहता था कि असेंबलियां टूटे। मैं तो उस वक्त भी आवाज उठाई थी अपनी कैबिनेट में भी, और खान साहब के साथ मीटिंग में भी आवाज उठाई थी कि कैबिनेट असेंबलियां ना तोड़े। लेकिन उस वक्त फवाद चौधरी साहब और हमारे आजम स्वाति साहब थे, उनके दाएं बाएं बैठे थे और हमारी वीडियो लिंक पे हमारी मीटिंग हो रही थी। हमारी कैबिनेट बैठी थी, वजीर आला बैठे थे, महमूद खान, तो हम सब बैठे थे। मैं उठा, मैंने बिल्कुल इसकी मुखालफत की थी कि जी असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नहीं असेंबलियां तोड़ दी जाए।
और ये फैसला था जो बहुत बड़े एक बहरान की एक रीज़न भी बहुत बड़ी बन गया था। अब यहाँ पे जो मुलाकातें आपने कहा शौकत साहब के मुलाकातें हो तो सही, तो मुलाकात कराने के लिए एक शख्स बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहते थे, वो बैरिस्टर सैफ साहब थे कि उनके ज़रिए मुलाकातें हो जाती हैं। कुछ मुलाकातों का उन्होंने रास्ता भी हमवार किया था, तो बैरिस्टर सैफ की खिदमत क्यों नहीं हासिल कर लेते कि एक मुलाकात का रास्ता हो जाए? बैरिस्टर सैफ की खिदमत आई डोंट नो, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकते, तो पार्टी का फैसला है ना। और बैरिस्टर सैफ हमारा दोस्त है, बहुत ही काफी उन्होंने मेहनत की है हमारे साथ, हमारी हुकूमत में लगे रहे, अपनी कोशिशें करते रहे। बिल्कुल अगर हो सकता है तो क्यों नहीं, लेकिन पार्टी फैसला करेगी ना, इसमें मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आप भी तो पार्टी की मुशावरत में शामिल ही रहते हैं शौकत साहब। अगर आप अब अपना दामन बचा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मुशावरत के अंदर आपकी बात पहुंचा दी जाएगी, आपकी बात पहुंचा दी जाएगी। ये मेरी बात नहीं है, ये तो हम सिर्फ इमरान खान साहब और उनसे मुलाकात के हवाले से कह रहे हैं। थैंक सो मच, अल्लाह खैर करे, जो भी फैसला हो, जो भी रास्ता निकले वो किसी भी सियासी जमात की तरफ से निकले, लेकिन वो इस सूरत में होना चाहिए कि कौमी मुफाद उसके अंदर मुकद्दम रहना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर अमन बरकरार रहना चाहिए, कानून की बालादस्ती रहनी चाहिए, फिर उसके बाद जो भी फैसला हो उसको यकीनी तौर पर तस्लीम भी किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। एहतजाज और धरनों की हालिया किस्त खत्म होने के बाद अब बानी PTI रिहाई फोर्स बनाने के ऐलानात हो रहे हैं। मुफाहमत और मुज़ाहमत के बाद अब सख्त मुज़ाहमत के बयानात भी सामने आ रहे हैं। ताहम इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में कन्फ्यूजन नजर आ रही है। सियासी मामलात में इमरान खान साहब की बहनों की मुदाखलत के इल्ज़ामात भी भरपूर तरीके से इस वक्त हमारे सामने हैं। जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं पर हुकूमत का किरदार भी तनकीद की जद में है। हाल ही में सियासत की राहदारियों में डील की बाज़गश्त भी हमें सुनाई दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का डील से मुताल्लिक़ बयान मौजूए बहस बना। सेनेटर फैसल वाउडा ने राना सनाउल्लाह के इस बयान को निहायती आड़े हाथों लिया और सवाल किया कि बताया जाए कि डील कब, कहां और किसने किस तरह से ऑफर की। तमाम इसका ड्रॉप सीन राना सनाउल्लाह की यूटर्न की सूरत में सामने आया जब वज़ीर आज़म के मुशीर ने अपने ही बयान की तरदीद कर दी। अब तो अलीमा खान साहिबा ने भी हुकूमत को एक डील ऑफर की है। अब नुक्ता यह है कि क्या तहरीक इंसाफ खुद किसी ऐसी पोजीशन में है कि वो हुकूमत को डील ऑफर कर सके। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं उनको खुश आमदीद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सियासत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा रोल अपना अदा कर रही है, लेकिन जो रोल इस वक्त PTI की मौजूदा लीडरशिप अदा कर रही है, आप उससे कितने मुत्तफिक हैं कि ये दुरुस्त उनकी स्ट्रैटेजी है या उनको तब्दीलियां करने की अशद ज़रूरत है? बात की जरूरत कि उनकी जो अपनी पार्टी है उसमें से भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि या तो आप जो है मौसर तरीके से कोई एहतजाजी तहरीक जो है वो चला लें या फिर आप मुज़ाकरात की बात कर लें। अब एक वक्त दोनों चीज़ों के ऊपर आप जोर दें। अब उनके मतलब पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि जो हुकूमत पे दबाव हुआ करता था तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का, मकबूल वो अपनी जगह पर आज भी है, लेकिन वो अवामी दबाव जो है वो निस्बतन कम हो गया है। और उसकी वजह ये है कि कोई एक मरूब कुन जो है वो कोई स्ट्रीट पावर का शो ये करने में नाकाम रहे हैं। ज़ाहिर कि 26 नवंबर भी हुआ जिसमें बकौल PTI के लोगों की बड़ी बेरहमी से उनकी एहतजाज को कुचला गया और एहतजाज की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई कि आप 10 मरतबा सोचिए दोबारा एहतजाज करने के हवाले से। तो ये चैलेंजेस हैं। बाहर से बैठ के तनकीद करना आसान होता है, हम तनकीद कर सकते हैं कि ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन एक जो लुबे लुबाब होता है सियासत के अंदर कि भाई आप अपने अहदाफ को हासिल करने में कुछ करीब आए हैं उसके, या आप मतलब कर क्या रहे हैं उसके लिए, तो उसमें आपको नजर ही आ रहा है कि वाकई जो हुकूमत के ऊपर दबाव था वो कम हो गया है। और उसके अंदर खुद एक तो तहरीक इंसाफ में जो है एक हम-आहंगी नहीं है बहुत सारी चीज़ों पर, और उनको ये तय कर लेना है कि जी अगर हम एहतजाज करेंगे, आज एक रोज का नहीं होता, दुनिया भर में एक एहतजाजी तहरीक होती है, तसलसल के साथ चलती है। और मकसद ये नहीं होता कोई ग्रैंड फाइनल है T20 का कि पाएंगे हजारों लोगों को लेकर और शाम तक नतीजा निकल आएगा। उसके लिए आपको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, कस्बे कस्बे जाकर आपको एहतजाज करना होता है, मुजाहरे करने होते हैं, तकरीरें करनी होती हैं। तो एक तवील काम होता है और वहां पर मेरे ख्याल में इनको तवज्जो देने की जरूरत है। जी सर। ठीक है
जी, लेकिन आमिर जैसा साहब, इसमें हमने ये भी देखा कि हमेशा कारकुनान जो हैं वो लीडरशिप की बात के ऊपर लब्बैक कहते रहे, लेकिन इस मर्तबा पीटीआई के जो कारकुनान थे वो अपनी मर्जी से निकले। बेशतर ऐसी जगह थी जहां पर वो अपनी मर्जी से निकले, बेशतर अपने लोग थे जो धरना खत्म करने की मुखालफत में थे, और बेशतर ऐसे लोग थे जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या करेंगे। बहुत सारी तनकीद तो ये थी कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो लोग बंद हो गए वो भी शायद अपनी मनमर्जी से हुए। एनीहाउ, यहाँ पर सर मुझे ये बताइएगा कि अब मामला तो सारा आ जाकर इमरान खान साहब के ऊपर है। इमरान खान साहब के लिए जो सुहेल खान आफरीदी ने एक रिहाई फोर्स बनाने की बात की है, और ये भी उन्होंने साथ में मुतनब्बे कर दिया है कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करेंगे। हुकूमत ने कहा कि हम ये टेढ़ी उंगली तोड़ देंगे। रिहाई फोर्स का नाम सुनते हुए अचानक से जहन में बहुत सी चीजें आती हैं। खुदा न खास्ता क्या ये फोर्स करेगी या ये काम करेगी, खान की रिहाई के लिए क्या करेगी? आपको लगता है कि ये दुरुस्त तरीका होगा और इसका मकसद क्या होगा आपकी नजर में? सरोज साहब, आपने जैसे भी कहा ना कि लोग जो है खुद निकले, वो कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस एहतजाज था। बाद में उस वक्त से डरना चाहिए कि जब जो है खुदरौ किस्म की तहरीक उठे इस मुल्क में, और वो कोई भी चीज ट्रिगर कर सकती है। वो पीटीआई के मसाइल कर सकते हैं, वो इस मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत कर सकती है, वो हुक्मरानों की याशियां और उस पर अवाम का जो एक रद्देमल है, उनका गुस्सा है, वो कर सकता है, बेरोजगारी कर सकती है, कोई टैंकर के नतीजे में कोई हादसा हो जाता है कराची जैसे शहर में, उस पर ट्रिगर हो सकते हैं। तो कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि अवाम में गुस्सा बहुत है। और जो लीडरलेस कैंपेन होती है दुनिया भर में, बड़ी खतरनाक होती है, और उसको जो है अभी तक हमारी तस्वुर ये है कि जी हमारे पूरा मैनेज कर लेंगे, तो मैनेज नहीं कर पाते। अब रह गई बात ये होती है कि जी कोई रिहाई फोर्स बन रही है, अच्छी बात है, मतलब ठीक है, अच्छा उन्होंने पत्ता खेला है, और हुकूमत को यही कहना चाहिए था कि हम उंगली तोड़ देंगे। बात ये होती है कि अगर आपके हाथ में अथॉरिटी हो तो हर मसला कील नहीं होना चाहिए। आपको सियासत में जो है नेगोशिएशन, कुछ लो और कुछ दो। आपने तस्वीर किया कि जी हमने पीटीआई को दीवार से लगा दिया और हम दीवार से लगा के ही रखेंगे। एक हद होती है जबर करने की या आप दबाव में लाने की, तो कहीं ना कहीं रद्देमल आता है। अभी हो सकता है कि पीटीआई की वो क़यादत आपके सामने हो कि जो म्यान रबी से चल रही हो। कल को जब लोग मायूस हो जाते हैं, जमहूरी रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर इंतहा पसंदी फरोग देती है, वो पीटीआई के नाम पर हो किसी और नाम पर हो, ठीक है ना। तो वो चीज मुझे खदशा उस चीज का है, लेकिन में ये चैलेंज है इंतहा पसंदी का। टीम जगह बंद कर देते हैं सब साहिबा, तो फिर नहीं होता है। जी जी, लेकिन आमिर साहब, इसमें एक जो आप बातचीत की बात कर रहे हैं, बातचीत का एक सिलसिला शुरू तो हुआ, और धरने पॉइंट के ऊपर बैठ कर केपी हाउस के बाहर जो गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर साहब ने की, डेफिनेटली वो एक तो सुनने के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। फिर उस धरने के अंदर जिस तरह से वो मुसलसल बैठे रहे, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि अली अमीन गंडापुर साहब अचानक से कहीं से आए हुए और वहां पर धरने पर नजर आ गए। फिर उन्होंने इंटरव्यूज का एक सिलसिला शुरू किया, लेकिन बातचीत के हवाले से जो इंकिशाफात गंडापुर साहब ने किए, तो नुकसान का जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि अलीमा बीबी की वजह से सिलसिला बंद हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग बात कर रहे हैं कि शायद पीटीआई की स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रायोरिटी का हिस्सा ही नहीं था। तो अली अमीन गंडापुर साहब की बातों से आप कितने मुत्तफिक हैं कि वाकई बातचीत की भी कोशिश हुई और खान साहब तक रसाई के लिए मरियम नवाज साहिबा समेत जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए, उन तमाम लोगों ने इसमें अपना एक किरदार अदा किया, और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था पूरी पीटीआई के लिए। देखिए, ठीक है, अली अमीन गंडापुर साहब का नुक्ता नजर है, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया इसी तनाजुर में, और वो फिर बाद में उस वक्त उनका ये था कि जी जो उनकी ज़बान से लफ्ज़ निकल रहे थे वो ये थे कि पीटीआई जो है दबाव डालने की सियासत में नाकाम है, और जब तक हम स्ट्रीट मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, लेकिन समझना ही चाहिए कि मोहसिन नकवी हो या XYZ जो है उनके साथ आके मुज़ाकरात करते हैं, वो क्या दे सकते हैं इमरान खान को, एक बड़ा सवाल है। ये जो होता है ना कि सियासतदान से जेल में मुलाकात का की तो बहुत मामूली सी काम है। मुझे याद है जरदारी साहब होते थे अपना ज़ियाउद्दीन अस्पताल में या कराची जेल में, जुम्बे गफीर आया करता था रोज मिलने के लिए, पार्टी चल रही होती थी, गुफ्तगू हो रही होती थी। नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए थे, उनका भी अच्छा खासा एक इत्मीनान होता था, अपनी मर्जी की खाने पकवाते थे, सब कुछ होता था। तो ये चीजें होती हैं। तो ये अगर आप जीत भी लें, असल मसला तो पीटीआई का कुछ और है ना। वो ये कहते हैं कि इमरान खान पे 300 से ज्यादा मुकदमात हैं, सारे मुकदमात बकौल उनके झूठे हैं, और जनाब उनके केसेस जिनमें वो बरी हो गए हैं, जिनमें अपील है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये उनके बड़े मसले हैं, और उनका मसला ये कि क्या उनको पॉलिटिकल स्पेस मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो एक ख्याल आता है कि जी खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, क्या इसके ऊपर वो लोग रजामंद हो जाए, एक क्वेश्चन मार्क है कि ठीक है जी मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि नहीं मिल पा रहे, तो आप देखिए इशू बना हुआ है पूरी दुनिया में।
और पाकिस्तान के लिए हवाले से एक मनफी तशरीह हो रही है। तो ये चीजें होनी चाहिए कि मैंने फिर कहा ना कि जो लोग हिज़्ब खिलाफ में होते हैं उनकी मजबूरियां होती हैं, दबाव का शिकार होते हैं, पे एक दबाव होता है, हुकूमत का होता है, तो तनकीद करना बहुत आसान है। अच्छा मसला तो भाई उन पे बात होनी चाहिए कि जिनके पास इख्तियार है और वो क्या पॉलिसी चला रहे हैं कि जिससे मुल्क में इस्तेकाम आए या ना आए। क्या वाकई जो है जमहूरियत ऐसी ही चलती है? क्या मीडिया उस जमहूरियत ऑपरेट करते हैं? ये ज्यादा बड़े सवाल आते हैं जनाब। जी, लेकिन इसमें सर पॉलिटिकल स्पेस की तरफ जो आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्पेस की गुंजाइश निकल सकती थी, क्योंकि तनकीद का ये पहलू है कि जब 8 फरवरी का धरना देने के बारे में और जगह जगह एहतजाज के बारे में बात की जा रही थी, तो हुकूमत की तरफ से ये खुलेआम मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अगर आप धरने से बाज रहते हैं तो ऐसी सूरत में पॉलिटिकल स्पेस निकल सकती है, बातचीत का रास्ता हमवार हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अपने पैर पे जो एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी है वो पीटीआई ने खुद मार ली, क्योंकि 8 फरवरी के एहतजाज की नज़र में टोलियां तो नजर आई, लेकिन जो बहुत बड़ा जमे गफीर इकट्ठा करने की बात की जा रही थी माजरत के साथ, वो बदकिस्मती से सोहेल खान अफरीदी साहब इकट्ठा नहीं कर पाए। देखिए, दो बातें हैं कि हमें खुद सवाल करना चाहिए बतौर तजियाकार कि इस वक्त जो नून लीग का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डोमिनेंस है पॉलिटिक्स में, वो इसलिए है कि पीटीआई जो है वो उसको आपने सिस्टम से आउट किया हुआ है। और अगर आप ये समझते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में पीटीआई को एक लेजिटिमेट अपनी स्पेस देंगे तो ये मेरे ख्याल में गलत होगा। ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। वो मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे भारत कश्मीर से एक ज़माने में मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात करता था, कुछ देता नहीं था वो, ठीक है ना। तो पीटीआई के जो हार्डलाइनर्स हैं उनको ये बात समझ में आती है और वो मुज़ाकरात मुझे कहीं भी जाते हुए नजर नहीं आते। देखिए, जो भी कारामद मुज़ाकरात होंगे पीटीआई के होंगे। ये लोग जो हैं, मतलब है नून लीग हुई, पीपल्स पार्टी हुई, एमक्यूएम हुई, ये तो बेचारे मतलब है ठीक है आ गए हैं सामने, तो उनको मजा भी आ रहा है कि एक उनकी हुकूमत नाम की उनकी हुकूमत है और उनको लग रहा है कि जी हम इक़्तिदार में वो चलाना चाहते हैं सिस्टम को, क्योंकि उनका फायदा है इसके अंदर। मतलब है वजीर बने में, मुशीर, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ हो रहा है। अब जैसे आप फरमा रही हैं जहाज खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो मजे तो आ रहे हैं इनको ना, जल्दी मसला हल होगा। और आमिर साहब, ये जो खलीज की आप बात कर रहे हैं, इस खलीज को बहुत ज्यादा गहरा करने में किसका किरदार है? क्योंकि पिछले दिनों इमरान खान साहब के इलाज मुआवजे के बाद और डॉक्टर्स की तैनाती होने या ना होने और उनका मर्जी का तिब्बी मुआयना होने ना होने के ऊपर जो सबसे बड़ा क्रिटिक पॉइंट था वो इमरान खान साहब की हमशीरा थी। और इमरान खान साहब की हमशीरा के बारे में ऑलरेडी खान साहब का बहुत पहले का एक स्टेटमेंट है कि जब भी उनकी स्टेटमेंट आएगी तो वो ऑथेंटिक जराए से, पॉलिटिकल लोगों के जरिए से आएगी, जैसे सलमान कमराजा साहब हो जाएंगे। लेकिन अगर हलीमा खान साहिबा खुद ये सारे मामला देखेंगी तो उसके ऊपर पीटीआई अंदर से तनकीद कर रही है। मुआलिज का मामला हो या खलीज बहुत ज्यादा हो जाने का मामला हो, तो वो सारे स्टेटमेंट्स जो उनकी फैमिली की तरफ से आते हैं वो बेसिकली एक बुनियाद फराहम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना तो कोई स्पेस बन पा रही है और जहां पर ताल्लुकात उनके बेहतर होने चाहिए वहां पर ताल्लुकात वक्त से ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। बाजी के ये जो है ना, हलीमा खान साहिबा ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये तो फुटनोट ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि जो ताल्लुकात खराब हुए वो हलीमा खान साहिबा के बयानात से बहुत पहले हो चुके हैं, ठीक है ना। और उसमें सबने अपना हिस्सा डाला है। उसमें जो है इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल जो था हुकूमत से निकलने के बाद, वो एक मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जज्बाती था और उनको जरा सा रिस्ट्रेन के साथ काम लेना चाहिए था। अगर पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से मैट्रिक समझते हैं, अगर वो देते तो आज वो इस हालत में ना होते। असल मतलब जो है, अच्छा उसी तरह इल्जाम लगाया जाता है कि ये 1 2 3 पता नहीं कितने काम किए जो पीटीआई के खिलाफ थे, और मतलब ये सब इल्जाम मतलब एक पेशे किसी क्या हो, लोग जो है मुर्द इल्जाम ठहरा रहे होते हैं कि जी जो भी खिलाफ फैसले आए, वक्त पे इलेक्शन नहीं हुए, आइन पे अमल नहीं हुआ, जो है आईनी इस्लाहात हो गई जो कि आइन की स्प्रिट के खिलाफ हैं। ये तमाम एक तसलसल है, मतलब खराबी में सभी ने अपना हाथ डाला है, हुकूमत ने भी डाला है, पीटीआई ने भी डाला है, कि जो गैर लचकदार रवैया है उसका भी मैं समझता हूँ कि एक हिस्सा है इसमें। तो पाकिस्तान के मफाद में सब कुछ पीछे हटना है और ये कहना है कि जी मतलब है क्या रोल है सबका, उस किरदार के हिसाब से अपना काम करें। और पैचअप की जो जरूरत है और एक मकबूल सियासी जमात में बहुत जरूरी है इन हालात में कि जब हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फंसे हुए हैं, मईशत खराब है हमारी, हमें भारत जी
जी आमिर साहब, एक आखिरी सवाल आपकी नज़र करना चाह रही हूँ। इस पूरे क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोगों के पास जिम्मेदारी थी। सुहेल आफरीदी साहब के पास अपनी जिम्मेदारी थी। एक अहम जिम्मेदारी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास और महमूद खान अचकज़ई साहब को भी इमरान खान साहब की तरफ से फराहम की गई थी। जो जिम्मेदारी इन दोनों मुअज़्ज़िज़ीन को दी गई, आपके ख्याल में क्या वो जिम्मेदारी अदा हुई किसी भी एक सतह के ऊपर? ये असल बात है कि तहरीक चलानी है या नहीं चलानी, ये अभी लीडरशिप को डिसाइड करना है। और क्योंकि कहीं पे किसी गोशे में उम्मीद होगी कि शायद हम लोग बातचीत के जरिए राह निकाल सकें, तो ये वेट एंड सी हो रहा है। होना ही चाहिए, दोनों मेरे साल में ख्वाहिश होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा खुदा के लिए हालत इस नहज पे ना पहुंचाएं कि लोग ये समझे कि फैसले जो है सड़कों पे होंगे। तो हो सकता है कि जो आज की तदाल पसंद सियासत है वो इरेलीवेंट है, जो सियासतदान है वो इरेलीवेंट हो जाएंगे फिर। और फिर वो लोग आ जाएंगे जो कहते हैं कि नहीं जनाब, मतलब है कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम जो है एहतजाज करें और हम इतनी ज्यादा इंतहापसंद बात करें। हमें पाकिस्तान के मफाद में चीजों से बचना चाहिए और एक कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए जो है एक दूसरे को अकोमोडेट करना और असूल की बुनियाद पे करना चाहिए कि ये ना किसी पे मतलब है कि झूठे मुकदमात तो अगर हैं किसी को खत्म होने चाहिए, इंतखाबात जो है वो साफ शफाफ होने चाहिए। वो कहते हैं ना, अंग्रेज गोरा कहता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट। तो उस ऑनेस्टी की हमें जरूरत है, अपने साथ ईमानदारी की जरूरत है कि हम क्या, और पाकिस्तान के साथ ईमानदारी की जरूरत है। बहुत छोटे छोटे मफादात के लिए पाकिस्तान को बहुत बर्बाद कर दिया है, अपनी अनाओं की खातिर, अपने मफादात की खातिर कर रहे हैं। और पाकिस्तान का बिल्कुल दुरुस्त बात आप कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब कि ये यहाँ पर सिर्फ जो पाकिस्तान का मुफाद है उसको मुकद्दम रखना चाहिए। अपने छोटे छोटे मफादात के तहत हम पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले 24-25 करोड़ अवाम के मुफाद को बालाए ताक नहीं रख सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में गाजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास हुआ। वाशिंगटन एक मरतबा फिर से आलमी ताकतों की सियासत का मरकज़ बना। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत को सिफारती कामयाबी भी करार दे रहा है। ताहम एक रेड लाइन है जो वाज़ेह की जा चुकी है कि पाकिस्तान अमन कायम रखने के लिए मैंडेट का हिस्सा बन सकता है, लेकिन हम किसी भी ऐसे मैंडेट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें फ़लस्तीन की तंजीम हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारियां शामिल होंगी। फ़लस्तीन के लिए अरबों डॉलर्स की फंडिंग के मंसूबे पेश किए जा रहे हैं, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि इन फंड्स की तकसीम का तरीक़ेकार क्या होगा। एक तरफ गाजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हुआ तो दूसरी तरफ मजलूम फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम का सिलसिला भी जारी रहा। लोगों को बेघर किया गया तशद्दुद का एक फैक्टर है जो वहाँ पर उसी सूरत में मौजूद रहा। ऐसी सूरत हाल में सवाल यह है कि फ़लस्तीन में जिस आलमी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम की बात की जा रही है, उन अमन दस्तों की तैनाती का तरीक़ेकार क्या होगा, ये भी वाज़ेह नहीं किया गया। पाकिस्तान के किरदार के तनाजुर में एक अहम सवाल है कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत करके अपनी सिफारती जिम्मेदारी अदा कर दी, लेकिन इस अमल से फ़लस्तीन को लेकर अमरीकी पॉलिसी को तक़वियत मिली या फिर फ़लस्तीनियों का अपनी आज़ादी का जो मौक़िफ़ है वो मजबूत हुआ। दूसरी तरफ अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना तसादुम के खदशात अभी भी बरकरार हैं। अमरीकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, वो अपनी रिपोर्ट में इस बात पर इंकशाफ करता है कि सदर ट्रंप ने ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करने के लिए महदूद फौजी कार्रवाई का इंदिया दिया, जबकि गुज़श्ता रोज़ गाजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब में भी अमरीकी सदर ने यह धमकी दी कि अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो नताइज संगीन होंगे। सालिसीन का किरदार दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर तो ला चुका। अब देखना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी की ये कोशिशें अमली तौर पर किस हद तक कामयाब होंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर शाज़िया चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो फ़लस्तीन के लिए जो मुस्तक़बिल सोचा जा रहा था, पूरी दुनिया के मुसलमान देख रहे थे, वो फाइनली कहा जा रहा है कि शायद इस गाजा बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में अमल में आ सकता है। लेकिन जो कल पहला इजलास हुआ, आप कितनी मुस्तक़बिल के हवाले से मुस्बत सोच रखती हैं इस इजलास पे कि फ़लस्तीन के बारे में जो सोचा गया, जो गाजा के बारे में सोचा गया, उसके ऊपर अमल भी होगा? इसमें सिर्फ अगर उम्मीद या आप ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं तो वो सिर्फ ये है कि फ़लस्तीन का मसला जो है वो डिस्कस हो रहा है। इसके अलावा तो इसमें मज़ीद अभी फ़िलहाल होप नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बार बार हर जगह पे यही कह रही हूँ कि हमें पता नहीं है। जैसे आपने अपने इसके प्रियम्बल में भी बताया कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। इसी तरह का एक सागा जो है वो इजिप्ट में भी हुआ था,
बहुत बड़ा जो है वो वहाँ पे भी फोटोशूट था, सब कुछ था, और लेकिन उसके बाद फिर एक एक्टिव जेनोसाइड, एक स्लो मोशन जेनोसाइड पे चला गया। लोग अभी भी फाके से मर रहे हैं, अभी भी वहाँ पे ऐसे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं कि लोग वेपोरेट हो रहे हैं, हड्डियाँ तक जो है हवा में तहलील हो रही हैं। कोई इमदाद नहीं पहुंच रही है, लिमिटेड है, और रफा क्रॉसिंग पे किसी बीमार को जिसको मदद की ज़रूरत है उसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं जो कि माजूर बेबस बीमार लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। और कल का जो फिर मैंने एक्सटेंसिवली फॉलो किया ये पूरा सेटअप, तो उसमें जो ट्रम्प तो ठीक है वो कह रहे थे, वो हर बात जो है उन्होंने तो बहुत सी बातें की हैं, अपनी सॉकर की टीम से लेकर डॉ के स्टॉक एक्सचेंज तक, 7 जंगे रुकवाने तक, 11 तैयारों तक, बहुत कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन एक चीज वहां पे पहले जो 6-7 वहां पे जो मेजर स्पीकर्स थे जो कि स्टेक होल्डर्स भी हैं, उन्होंने लफ्ज फलस्तीन और फलस्तीनी इस्तेमाल नहीं किया। और मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ कि ये जो गाजा और गाजन है ये आइडेंटिटी को रिप्लेस कर देगा। हमारा मसला गाजन का मसला नहीं है। कल को क्या आप वेस्ट बैंक में रहने वालों को वेस्ट बैंकर्स या वेस्टीज कहना शुरू कर देंगे? ये मसला पॉइंट है, बहुत ही वैलिड पॉइंट है डॉक्टर साहिबा आपका, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, प्लीज जारी रखिए। तो इसमें आप पहले जो 6 लोग हैं, ट्रंप, उसके बाद जेडी वैंस आए, फिर मार्को रूबियो आए, उसके बाद विटकॉफ उनके जो एनवॉय हैं वो आए, उसके बाद फिर जो माइक वॉल्स हैं, परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के यूनाइटेड नेशन में, वो आए, और उसके बाद फिर एक जनरल साहब आए जिन्होंने कहा जी हम एक इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स बना चुके हैं। तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम तो भी सुन रहे थे कि ऐसी कोई फोर्स बननी है, मुल्क सोच रहे हैं किसने वॉलंटियर करना है, वो उनका कहना था कि हम बना चुके हैं। और हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन थी कि अभी तक इंडोनेशिया ने 20,000 सोल्जर्स जो हैं वो कहा है हम देते हैं, बिल्कुल, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम तब तक बिल्कुल फौजी नहीं भेजेंगे। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन डॉक्टर साहिबा, जस्ट हेड आपकी बातों से बिल्कुल मैं भी मुत्तफिक हूँ कि जो चीज़ें हमारे पास, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रही, लेकिन हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो यही हैं कि शायद कुछ हद तक डिप्लॉयमेंट हो भी चुकी है, जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन इसको मुसलसल जो है वो शायद सीगा राज में रखा जा रहा है। और एक और भी बहुत बड़ा एक अहम नुक्ता है वो लीगल पोजीशन का है, क्योंकि डॉक्टर साहब इसमें कहा जा रहा है कि जब भी इस तरह के तनाज़ात हैं दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर होते हैं, यूएन जो है उसकी एक अपनी एक लीगल पोजीशन है, और वो अगर बोर्ड तश्कील दे तो वो एक लीगल पोजीशन के साथ आगे बढ़ता है। तो हमने ये जिस बोर्ड के अंदर पाकिस्तान शामिल हो चुका है, और एन मुमकिन है कि अल्लाह करे कि अच्छा हो, बेहतर हो, हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसकी लीगैलिटी के ऊपर भी तो कई क्वेश्चन मार्क हैं कि इस बोर्ड की तो अपनी लीगल पोजीशन ही कोई नहीं है। इस बोर्ड की लीगैलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ये बोर्ड थिंक टैंक है, जैसे बहुत से लोग अपने थिंक टैंक्स बना लेते हैं, जैसे टोनी ब्लेयर ने बनाया हुआ है, जैसे सोरस फाउंडेशन है। इसको बढ़ा चढ़ाकर बताने से इसकी हकीकत नहीं बदलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब जो तनाज़ा है उसके तहत तो अक़वाम मुत्तहिदा ही बोर्ड भी तश्कील दे सकता है, अथॉरिटी भी कायम कर सकता है, और ये एक दुनिया की रूस के अंदर ये चीज़ शामिल है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने किरदार अदा करता है, लेकिन यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार हमें नज़र नहीं आ रहा। अक़वाम मुत्तहिदा देखें इत्तेफाक इदारा है, ग्लोबल साउथ के लिए उसने कभी कुछ नहीं किया। अब हमें थोड़ी सी होती है, कल भी ट्रंप ने मौका जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि यूएन जो है एक बिल्कुल ही डिसफंक्शनल इदारा है, पोटेंशियल उसमें बहुत है, पर यूनाइटेड नेशन, मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं, यूनाइटेड नेशन ने किसी एक में भी उसमें मेरी मावनत नहीं की, मैं अकेला ही पूरी दुनिया में पीस फैलाता फिर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन ने मुझे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें पीस फैलाने में कोई मदद की जरूरत है या नहीं, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ। तो अब उन्होंने यूनाइटेड नेशन के पैरेलल एक ऐसी एनजीओ बना ली है, आप उसे जो भी नाम दें, आप उसे बोर्ड कह लें, और उसके बाद कहा है कि जी इसकी मेंबरशिप है और जो दुनिया का मुल्क जो है उसमें शामिल होना चाहता है वो आ जाए, और $1 बिलियन इसकी मेंबरशिप है। अब पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान को इसमें ऑफर हुई है, और पाकिस्तान ने अपने रीजनल प्लेयर्स से, जिसमें तुर्की है, सऊदी अरेबिया और ऑफ कोर्स रशिया और चाइना की मशावरत के बाद ये डिसाइड किया है कि ग्लोबल साउथ के कुछ कंट्रीज बाहर रहेंगे और यूनाइटेड नेशन के साथ अलाइन होकर वहां पे
और कुछ कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा तो हैं, वो पेरिफेरी या फ्रिंजेस पे बैठने की बजाय वो जरा अंदर बैठकर भी ये देखेंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि रशिया और चाइना बहुत ज्यादा यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं। म्यूनिख पे जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने रीट्रेट किया कि यूनाइटेड नेशन ही मसले का हल है, उसको चलने ना दिया जाए तो एक और बात है। और ट्रंप एक थिंक टैंक बनाकर कह रहे हैं कि $1 बिलियन पर पर्सन इसकी मेंबरशिप है और इसका होगा, जैसे डिफरेंट थिंक टैंक्स का होता है, कोई पीपल टू पीपल कनेक्शन के लिए होता है, कोई चाइल्ड लेबर के लिए, कोई चाइल्ड मैरिज के लिए, जहां से इनको फंडिंग मिलती है। ये तो इन्होंने कहा है कि मेरी लेगेसी है वो है पीस, और इसका लोगो जो है वो मिलता जुलता यूनाइटेड नेशन जैसा रख लिया, और वो चाह ये रहे हैं कि मेरे पास इतनी फंडिंग आ जाए और इतने मुल्क मेरे में शामिल हो जाएं मेरे इस वेंचर में कि ये यूनाइटेड नेशन की हम पल्ला कोई चीज बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशन एक बहुत एस्टेब्लिश इदारा है, उसकी चीजें, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं, और रशिया और चाइना यूनाइटेड नेशन और उसका चार्टर जो है ह्यूमन राइट्स का, खास तौर पे जो इंटरनेशनल लॉ का चार्टर है, उसको नहीं छोड़ना चाह रहे। तो इस पे ज्यादा सीरियस होने की जरूरत ही नहीं है कि बोर्ड ऑफ पीस क्या है या नहीं है। कल को ये सोमालिया चैप्टर बना लेंगे, फिर उसके बाद अंगोला बना लेंगे, तो उन्होंने कहा जी दुनिया में जहां अमन चाहिए होगा बोर्ड पीस करेगा। यहाँ पे अक्सर रिजर्वेशंस इसलिए भी हैं कि बीइंग मुस्लिम और एक मुसलमान मुल्क का हिस्सा होते हुए जब मुसलमानों की किस्मत का फैसला हो रहा हो, तो इस वक्त पब्लिक का एक प्रेशर है, पब्लिक के अंदर मुख्तलिफ डाउट्स हैं जो क्रिएट हो रहे हैं। अभी आपने भी जैसे कहा कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो जब तक सामने नहीं आएंगी, तो इसके लिए गवर्नमेंट जब तक एतमाद में नहीं लेगी पब्लिक को, तो ऐन मुमकिन है कि प्रेशर तो गवर्नमेंट के ऊपर भी रहेगा, गवर्नमेंट वहाँ पर जो भी कर रही हो, लेकिन यहाँ पर शक व शुबात भी फूटेंगे, मुख्तलिफ बातें भी निकलेंगी, और आपकी बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो शायद यहाँ पर आम पब्लिक को अंडरस्टैंडिंग नहीं है उन चीज़ों की, लेकिन आप बता रही हैं तो उससे आइडिया हो रहा है कि चीज़ें कितनी डिफरेंट है। और ये पाकिस्तान वहां पे क्या कर रहा होगा, अब मोस्ट लाइकलीहुड इसका ये है कि पाकिस्तान फिलहाल वहां पे कुछ नहीं कर रहा, और इससे हमें बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक लेवरेज मिलता है। ट्रंप 6-7 दफा हमारी तारीफ कर देते हैं, तोपों का रुख हमारी तरफ नहीं करते हैं। बहुत टर्बुलेंट टाइम्स हैं, इसमें नेविगेट करना बहुत मुश्किल है। हमें खामखा किसी को अपना दुश्मन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गजा का मसला हल होना होता तो वो पॉलिटिकल विल चाहिए थी उसके नेबरहुड की, और नेबरहुड में रहने वाले इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर रहे थे, और वही इब्राहिम अकॉर्ड जब सऊदी अरेबिया ने कहा है कि मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो इसराइल ने यूएई के बाद अब इंडिया में उसमें शामिल कर लिया। वो इंडो इब्राहिमिक अकॉर्ड बन गया। अब इब्राहिमिक अकॉर्ड ये है कि इब्राहिम की औलाद जो कि एक खुदा के मानने वाले हैं और उनके नबी मुख्तलिफ हैं, तो सारे एक चैप्टर पे आ जाते हैं। वैसे तो इस बात की ये चूरन भी बिकने वाला नहीं है, क्योंकि एक नबी की आने की वजह ही ये है कि पिछली कौम गुमराह हो चुकी है, तो टेक्निकली इनका आपस में सिवाय एक खुदा को मानने के बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ मुसलमान हैं जो ईसा और दोनों को मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।